तो आभूषण पहने जाते हैं कि नहीं, डेलिबरेटली पहने जाते हैं। तो उसी तरीके से पोइटिक डिवाइसेस किसी भी चीज़ का अलंकार है, वो गहने हैं उसके, तो उसी से वो चीज़ सजी हुई होती है। जैसे छंद है, दोहे हैं, तो उस तरीके से इसमें भी होता है। सर कल मेरे को पेपर नहीं मिला था आंसर वाला, सर आपने अमित तक दिया था, फिर मेरा ही अकेला बच गया था देना। किस चीज़ का था? सर वो लास्ट नोट इंग्लिश का नहीं दे रहे थे आंसर वाला, इंग्लिश का फर्स्ट सेट का भी सेकंड सेट का। सर वो जो आंसर दिए हुए थे। हाँ सर ये वाला। अच्छा ये हाँ ये मैं फर्स्ट का तो मिल गया है ना? हाँ सर ये वाला मैं। चलिए, सो जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, अब हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस हैं। तो पहली चीज़ है कि एलिगरी पोएटिक डिवाइसेस। जैसे हमने देखा कि मैरियानी है या कोई भी जर्मेनिया, ये एलिगरी है, उन्होंने एक नेशन को एलिग्रेट किया है। तो हम ये कहते हैं कि अगर जर्मनी रो रहा है तो हम उसकी एलिगरी में दिखाते हैं कि जर्मेनिया रो रही है, भारत माता रो रही है, दैट मीन्स इंडिया इज, ठीक है, इन फिक्स। तो ये चीज़ है, तो इस तरीके को कहते हैं कि एलिगरी रूपक अलंकार। एलिगरी, व्हाट डज इट मीन्स? दैट मीन्स it can be having a story or poem that is having a secondary meaning. Like अगर रेन कहीं पर टिप टिप गिर रही है, then we can say that it is the melancholy, ये उसके रुदन की आवाज़ है। किसके रुदन की आवाज़ है? एक गरीब व्यक्ति के। हमने रेन को इस तरीके से दिखाया, उसके पानी का टपकना, रिसना, जैसे किसी गरीब के आंखों से बहने वाला आंसू। तो मेलंकली यानी रोने की आवाज़ जैसे किसी की आती है। तो ये एक एलिगरी हो गई ना, हम रेन दिखा रहे हैं लेकिन हम किसी और चीज़ को इम्फेसाइज कर रहे हैं। सो दैट मीन्स ए स्टोरी और पोयम, इसको हम आपकी बुक के जो भी पोइट्री है उनके बेसिस पे बता देंगे, पहले थोड़ा थोड़ा समझ लो, ठीक है। सो और अदर रिटन वर्क विच हैज सेकेंडरी मीनिंग, जैसे कि रेनिंग कैन बी टेकन एज weeping of some poor family, weeping of some poor family। तो उस चीज को कहा जाएगा कि एलिगरी है। एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन में क्या होता है? किसी चीज की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन ऑफ साउंड और लेटर एट द बिगिनिंग of multiple words in series, repetition of sound और letter। बात ना करिए, जैसे कि बाउंड, हाउंड, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाए, ठीक है। अराउंड कहीं कहीं अंत हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें रिपीटिशन हो रहा है। तो ये क्या वर्ड की नहीं है, क्या फोनिक्स की रिपीटिशन नहीं है? और कहीं कहीं लेटर आ जाए, द थीफ, देयरफॉर, ठीक है, थ्रोन द, तो टीटी बार बार आ गया, तो इस तरीके से हो गया। टीटी अगर उसी किसी के लेटर की पुनरावृत्ति हो रही तो वो चीज़ आ गई। या हाउंड, बाउंड, साउंड, अराउंड, तो भी तो एक साउंड की पुनरावृत्ति हुई कि नहीं हुई? ऐसा भी हो सकता है। तो रिपीटिशन ऑफ साउंड और लेटर होगा, तो उसको क्या कहेंगे? एलिट्रेशन। जैसे हमारे अनुप्रास अलंकार में डाटा अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, ऐसे कितने सारे अनुप्रास हैं। तो उसी तरीके से इसमें जाग जाग जीव जड़ जोहे जग जामिनी, देह गेहने जानू जैसे घन दामिनी, क्या बार बार वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे हैं? तो उसी तरीके से इंग्लिश में भी वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर रेपिटेशन ऑफ साउंड और लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स इन सीरीज, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। हाँ, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एल्यूजन। व्हाट डज इट मीन बाय एल्यूजन? इस चीज को अभी हम ओके उससे देखेंगे। इट इज इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, इट इज
किसी और चीज के बारे में कहते हैं बट इनडायरेक्टली कहते हैं, देन इट इज एल्यूजन। सो दैट इज we will see it indirect reference to something. Now we can now say something, जैसे कोई नोबल फैमिली है, हम उसके बारे में नहीं कह सकते हैं, बट हम किसी तरीके से हम ये अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, then it is a kind of illusion. So we cannot boldly say anything about anything, but we indirectly refer to something. यानी उसके भी एक तरीके से डबल एंड ट्रेंडेड, डबल मीनिंग हो जाए। समझ में आ गई बात की नहीं? ओके। हेलो, ठीक है। सर वो लेटर लिखा है क्या? साउंड और लेटर? साउंड की भी हो सकती है, जैसे हमने बताया कि बाउंड, हाउंड, अराउंड है, ऐसे क्या है कि किसी चीज़ की बार बार रिपीटिशन हो। सो उस तरीके से एल्यूजन का मतलब है इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग। वर्ड तो वो उन्होंने प्लेनली रेन के बारे में ही कह दिया, बोला नहीं, लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं इसमें कुछ जरूर छिपा है। सिर्फ रेन के बारे में तो शेक्सपियर नहीं कह सकते। तो अगर एक है कि वो रिफर कर रहे हैं, उसी के अगले सेंटेंस में कंपेयर कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि भाई वो रूपक अलंकार है कि उस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना करें, वो अपनी बात कह दें, रेन के बारे में कह दें, लेकिन इस तरीके से उसको करें कि वो धीरे धीरे टपक रही है, रिस रही है, तो ऐसे करें, तो फिर लोग सोचेंगे नहीं है शेक्सपियर रेन के बारे में तो नहीं कह सकते, समथिंग इज देयर। ऐसे क्रांतिकारी से हाँ, तो देयर इज सम हिडन मीनिंग विच इज कन्वेड टू फ्यू। तो वो चीज़ जब ऐसी बात हो जाती है ना, राइटर लिखता कुछ है, बोलता नहीं उसके बारे में, लेकिन उसमें कुछ हिडन वर्ड है। सर आपने एलिगरी का भी तो एग्जांपल यही दिया। एलिगरी में क्या होगा कि एलिगरी में अ स्टोरी और पोएम विच है सेकेंडरी मीनिंग, यानी जैसे डबल अर्थों में कोई चीज़ कही नहीं जाती है, तो दैट इज डबल एंड ट्रेंडेड। एक बात कही जाए लेकिन उसके दो अर्थ हो, और एक होता है कि इट इज इन डायरेक्ट डिफरेंस टू समथिंग, जैसे उस चीज़ को कहेंगे कि सर एलिगरी में डायरेक्ट रेफरेंस देते हैं। एलिगरी में उसका आरोप भी कर सकता है उस चीज़ को, मतलब जैसे नहीं होता है कि बादल, जैसे किसी भी चीज़ का आरोप किया जाएगा। नाउ वी विल सी मेटाफर भी इसमें उपमा अलंकार है, इसको हम देखेंगे कि क्या आता है। मेटाफर भी अभी आएगा। नाउ अपॉस्ट्रोफी, इन सब के एग्जाम्पल भी देख लेंगे। Apostrophe means a poetic device where the writer addresses a person or thing that is not present with an exclamation. So where the writer addresses a person, it is poetic device. Here writer आर्टिस्ट होगा क्या? बोलिए नहीं, writer addresses a person which or thing which is not present, यानी or thing which is not present with explanation, यानी जैसे भाट लोग होते थे ना, वो अपने राजा की कैसी प्रशंसा करते थे, क्या बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं करते थे? तो ये ऐसे केस को एपॉस्ट्रोफी कहते हैं, एक्सप्लेनेशन। जैसे ऐसा चमचा था महुए में जामे 9 मन दाल अमाए, और इस खवैया महुए वाले 9 चमचा जाए हुआ आला उधर है। तो ऐसा चम्मच था जिसमें 9 मन दाल आती थी। एक मन में ही 40 किलो होता है, और उस चम्मच में ही 9 मन दाल आ जाती थी। 9 4 जा करो तो 360 kg। और ऐसे खाने वाले थे वहाँ के कि 9 चम्मच उड़ा जाते, खा जाते। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन तक नहीं दे गए, है बात की नहीं। ऐसा चमचा था महुए में, वो तो महोबा है, इसको महुआ कहा जाता है। किसके लिए कहते थे? ये कहा जाता है आधा और उधर के लिए। ये बहुत शूरवीर वहाँ के लोग थे, तो शूरवीरों के लिए बात जब कही जाती है तो बहुत बढ़ा चढ़ा के कही जाती है। तो ऐसे खाने वाले लोग हैं कि वहाँ ऐसा चम्मच था कि 9 मन दाल आती थी, और ऐस खवैया महुए वाले 9 चमचा जाए उड़ा। तो है बात की नहीं।
तो इस चीज़ को कहेंगे एक्सक्लेमेशन तक ले गए। या राजा की बात की जाए तो राजा को ऐसा चढ़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे अपॉस्ट्रोफी। क्या उसको एक्सक्लेमेशन तक नहीं ले गए। ऐसे ही यहाँ पर दैट इज एजोनेंस। एजोनेंस क्या बताइए, है कोई प्रॉब्लम? कभी आगे कभी पीछे, एनीथिंग? सर अगर वावेल रिपीट होते सो एजोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वॉवेल। तो कभी भी वॉवेल का रिपीटिशन हो इस तरीके से ईयर सीयर, तो एक तरीके से जो वर्ड अभी जिसमें वर्ड आ रहा है ना ईयर का, ईयर सीयर बियर, तो उसमें वॉवेल का कहीं रिपीटिशन अगर हो रहा तो एजोनेंस। एक तरीके से ये क्या चीज़ है, अनुप्रास अलंकार ही है, जो अक्षर रिपीट होने कहीं कहीं पर, और उसी तरीके से एलिट्रेशन और रेजोनेंस एक ही है। ये वॉवेल के रिपीटिशन को कहीं पर आएगा तो लिटरेचर में सर कॉन्सोनेंट। हाँ, तो इसमें क्या है, इट इज रिपीटिशन ऑफ वॉवेल ऑफ पोएटिक। पोएटिक थीम भी होता है कि उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ऐसा भी तो पूछा जाता है। ठीक है ना। और कंसोनेंस का क्या मतलब है कि कंसोनेंट का रिपीट होना क्या है, इट इज रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट, ये चीज है। और अगर किसी भी अलग अलग वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट हो तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि जाग उजाग जीव जड़ जोहे जग जामिनी, क्या पहला वर्ड नहीं रिपीट हो रहा? इस तरीके देह गेह नेह, तो लास्ट वर्ड रिपीट हो, ये चीज। तो इट इज रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट। नाउ अच्छा, एंजैपमेंट क्या होता है? एंजैपमेंट का मतलब है कि अगर ऐसे कोई पोएम लिखी जाए, कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस बियॉन्ड ए लाइन ब्रेक कपलेट और स्ट्रेंजा विदाउट एनी एक्सपेक्टेड पॉज, कहीं ऐसे सेंटेंस बना दिए जाए छोटे छोटे कि उनमें कहीं पर एक राइम सीन न बन रहा हो। पहले सेंटेंस में दो वर्ड लिखे, तीसरे में 4 लिखे, फिर 3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 1 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए, ऐसे अगर कर दिया जाए कि इट इज कंटिन्यूएशन विदाउट एनी ब्रेक और पॉज, तो वो पोइटिक लाइन नहीं देखता, लेकिन उसके अंदर कोई बहुत अच्छी फीलिंग आ गई है, तो वो सेंटेंस ना भी बने तब भी उस चीज़ को लिख देगा, तो भी वो पोएम कही जाती है। सेंटेंस में वो जा रहा है, खा रहा है की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ है नहीं होगा, वो अपने हिसाब से जो भी लिखना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को लिख देगा, तो दैट इज एंजॉयमेंट। ओके, सो इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ वर्ड, इट इज ऑफ वर्ड विदाउट ब्रेक। ये तो बात हो गई हमारे सारे पोएटिक डिवाइसेस की। अब आपकी पहली पोएम क्या है? सर इमेजरी और ऑक्सीमोरॉन। क्या? इमेजरी और ऑक्सीमोरॉन। एक तो होता है पर्सोनिफिकेशन किसी चीज को, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि जैसे किसी का व्यक्तिकरण करना, जैसे बादल छन छन नाच रहे हैं, तो बादल तो नहीं नाच सकते, उनके तो पैर नहीं है, तो लेकिन हम कहेंगे वो उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, तो कैसे उमड़ घुमड़ कर कैसे आ सकते हैं? क्योंकि लोग उमड़ घुमड़ कर आ सकते हैं, घुमड़ जाते हैं, उमड़ जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम किसी चीज़ को पर्सोनिफाई कहते हैं, पर्सोनिफाई का मतलब व्यक्तियों जैसे चल फिर रहे हैं, तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गई बात की नहीं? पर्सोनिफिकेशन। और दूसरा कौन सा है? व्यक्तिकरण। किसी जैसे मानवीय अलंकार नहीं होता है, तो उसी तरीके से तो उसको कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। अपॉस्ट्रोफी जो था सर वो उससे डायरेक्ट होता है क्या? सर आपने जो अपॉस्ट्रोफी पढ़ाया था, अपॉस्ट्रोफी का मतलब है किसी चीज को एक्सप्लेनेशन तक ले जाना, वो है नहीं उतना, लेकिन उस चीज को हम इतना ले जाए विस्मयादिबोधक तक कि लोगों को विस्मय हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो उसको अपॉस्ट्रोफी में आप क्या करते हो? इट इज अप टू एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे मैंने बहुए वाला एग्जांपल दिया ना आला उदल का, इसीलिए तो बैन हो गया कि ऐसे ऐसे लोग को वो कर रहे हैं, तो भी आला उदल कई जगह बैन है, लेकिन उसमें पूरा अपॉस्ट्रोफी ही भरा हुआ है। अब देखिए, एक है ऑक्सीमोरॉन ना, हाँ, ऑक्सीमोरॉन, सिंपली मेटाफर एंड ऑक्सीमोरॉन। अब देखो कि सिमली क्या है?
सिंपली जिसमें मनु मानो जनु जानो का प्रयोग हो रहा हो, जैसे कंपैरिजन हो रहा हो कि मानव सूर कारी दाढ़िये वारी मध्यते मीन। तो पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में व्यक्तिकरण होता है कि चीज है लेकिन रेन इज डांसिंग, क्या उसके पैर हैं जो डांस करें? तो अब आप देख लें कि एनीथिंग विच इज इन एनिमेट इज रिप्रेजेंटेड वेदर इट इज एनिमेट, जिसमें जान नहीं है निर्जीव को ऐसा दिखाया जाता है जैसे उसमें जान हो। तो समझ में आ गई बात? सो इन एनिमेट इज रिप्रेजेंटेड एज एनिमेट। सर ये भी पोएटिक डिवाइस है दोनों? है, मानवीय कृत अलंकार है। इन एनिमेट थिंग इज रिप्रेजेंटेड एज एनिमेट, उसे जीवित की तरह दिखाया जाता है और ये रूपक अलंकार है। दैट इज ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपली कंपेयर की जाती है, उपमा दी जाती है। उपमा ही कंपेयरिंग टू थिंग्स लाइक, मतलब जब कभी लाइक का इस्तेमाल कर दिया जाए, ठीक है। सो बुक इज लाइक ए फ्रेंड, बुक है लेकिन बुक को उन्होंने कह दिया लाइक ए फ्रेंड। अगर उसी पे आरोपित कर दिया जाए बुक इज ए फ्रेंड, तब फिर वो मेटाफर हो जाए। अब लाइक वर्ड हटा दो, जैसे कहें कि सुंदरी का चेहरा मानो चंद्रमा की तरह है, तो फिर कहेंगे ये उपमा दी जा रही है, सिमली है। और ये बोलते सुंदरी का चेहरा ही चंद्रमा है, तो इसका क्या मतलब है? क्या वो मेटाफर नहीं हुआ? उस पर आरोपण ही कर दिया गया, आरोपण ही कर दो। तो सर इसमें भी तो फिर अपॉस्ट्रॉफी आ जाएगा। अपॉस्ट्रॉफी को बिल्कुल अलग रखो, एक्सप्लेनेशन है। या किसी राजा के बारे में भाट लोग ऐसी प्रशंसा करते हैं कि चक्रवर्ती राजा है और इससे कोई जीत नहीं पाया है, ऐसे ऐसे कर दें, तो उसको क्या कहेंगे कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर, कि वहाँ पर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर के बात की जाए, ठीक है कि नहीं? अपॉस्ट्रॉफी में ये आ जाएगा, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, मैं परियों का अगर शहजादा होता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, अठरंगी तितलियां नाचती मेरे आंगन, और सतरंगी तितलियां तैरती और मोर नाचते आंगन, और इस तरीके से निज दिन नौबत बसती रहती दरवाजे पर मेरे, वहाँ पर ढोल नगाड़े बजते रहते, मछलियाँ नाचती, मोर नाचते। तो वो बता रहे हैं कि अगर मैं परियों का राजा होता तो ये होता। तो उसमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है बात, ठीक है कि नहीं? तो लेट अस सी, इसको पोएटिक डिवाइसेस को एक बार हम देख लेते हैं, फिर रिफर करेंगे जो आपका पहला पोएट्री होगा तो हम उससे पता लगा देंगे। सिमली और मेटाफर एक बार और देख लेना। और एक और आपने कौन सा पूछा था? और इमेज भी, ठीक है, और हाइपरबोले भी होते हैं, दैट वी विल सी। सर ये आपने पर्सोनिफिकेशन में पहला वर्ड क्या लिखा है? दैट इज इन एनिमेट, निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह दिखाया जाता है, जैसे कि रेन इज डांसिंग, समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से निर्जीव वस्तुओं को कैसे दिखाया जाता है? सजीव वस्तु। ये सजीव की तरह। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, सर आयरनी भी पोएटिक डिवाइस में आएगा। तो इस तरीके से सजीव। और देखो उपमा में क्या होता है कि कंपेयरिंग ऑफ टू थिंग्स विद लाइक, कंपेयरिंग, बोलो हाँ, कंपेयरिंग ऑफ टू थिंग्स एज विद एज और लाइक। अच्छा, इसमें क्या होगा? मेटाफर में क्या होगा? कंपेयरिंग टू थिंग्स विदाउट एज और लाइक, ठीक है। सुंदरी का चेहरा चंद्रमा ही है, फिर वो मान ही लेता है वो वही है, चंद्रमा और कोई है ही नहीं, इस तरीके से। तो इस तरीके से दैट इज कंपेयरिंग टू थिंग्स, without like or else, यानी गुरुपद कोमल कमल से लगा दिया, कमल से हैं, और कोई कहते हैं गुरुपद कोमल कमल ही है। बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं तो उन गुरु के कमल चरणों को नमस्कार करता हूँ। कमल चरण है वो, कमल से नहीं है। पहली लाइन लिख दी तुलसीदास जी ने, बंदव गुरुपद पदम परागा। पहले बोला उसके पहले गुरुपद कोमल कमल से। जब उन्हें एहसास हुआ ये तो गलती कर दी,
यहाँ मैं तुलना कर बैठा हूँ, फिर उन्होंने तुरंत लिखा बंदम गुणपत पदम परागा सुरुचि सुभाष सरसम विरागा। उपमा कर पहले समझ में आ गई बात की नहीं? उपमा को उन्होंने बाद में क्या कर दिया? रूपक। रूपक में अध्यारोपण होता है, इट इज इम्पोज्ड ऑन इट, अलग से नहीं। अब अगला देखो, पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया है? हाइपरबोले दैट इज एक्सैजरेटिंग एक्सट्रीमली अबाउट समथिंग, बड़बोलापन। अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात की जाए देन इट इज कॉल्ड एक्सैजरेटिंग एनीथिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफी की तरह भी है। अपॉस्ट्रोफी में ये चीज ऐसी होती है कि एक्सक्लेमेशन की, किसी को विस्मय हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दूध से भी ज्यादा सफेद है ताज में, दूध से ज्यादा सफेद, विस्मय हो जाए, एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक। लेकिन एक है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो उसको क्या कहेंगे? हाइपरबोले। हाइपरबोले में क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को बोला जाता है। सो इस चीज को लिखें, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसा चमचा था महुए में, कहीं बढ़ा चढ़ा के नहीं बात की जा रही, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा के तो कहा गया है। सभी दोनों का समझ गया। हाइपरबोले में भी बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है और इसमें एक्सक्लेमेशन हो जाए, इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाए कि आपका विस्मय आ जाए। तो इसके एग्जांपल्स देंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, सो इट इज एक्सैजरेटिंग एनीथिंग देन इट्स रियलिटी। एक्सैजरेटिंग एनीथिंग देन इट्स रियलिटी। देन इट्स रियलिटी। अभी इससे क्या हम कंपेयर करेंगे? जो हमारे मतलब की चीज होगी वो हम ले लेंगे हमारी पोएटिक डिवाइसेस में। अभी खुद की राइमिंग वर्ड से ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या है? अ वर्ड विद, ठीक है, विद अनदर वर्ड फॉलोइंग दैट वर्ड हैज एन अपोजिट मीनिंग। तो ऐसा भी होता है ऑक्सीमोरॉन में कि ये इसका एग्जांपल भी अच्छा है कि a word with another word। अब हम इन सबके एग्जाम्पल बता रहे हैं। with another word following that word, सर हाइपरबोले में आपने क्या लिखा है? word with an opposite meaning। opposite meaning। हाइपरबोले में लिखा है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। हिंदी में भी तो देखा है ना बोलना। अब जैसे ये देखो, ऑक्सीमोरन हिंदी में भी आता है कि जो विषम चीजों को बोलना, बोलिए अबिंदु ही सिंधु है, बोल देते हैं नहीं? कहते हैं अब किस लिए कि वो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी जिसने पढ़ी आइंस्टीन की, कि एक पॉइंट से पूरा ब्रह्मांड निकल गया, जितना यूनिवर्स है, तो पॉइंट से बना है यूनिवर्स, और यूनिवर्स से फिर पॉइंट बन जाएगा, ब्लैक होल पे सब जान है, बहुत सारे प्लैनेट्स। तो लोगों ने कहा बिंदु ही सिंधु है। अणु रणीयान महतो महीयान, वह छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है। तो अब जब से बिंदु को कैसे सिंधु बोल सकते हो? लेकिन सभी कवियों ने कहा, बहुतों ने कहा बिंदु ही सिंधु है। आत्मा में ही परमात्मा में यही सारा संसार। तो बोलो है ना विपरीत चीजें, लेकिन उनका आपस में ऐसा आरोपण कर दिया जो बिल्कुल विपरीत है, वो चीज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन के तो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले हम इसी से शुरू करते हैं। हाइपरबोले में जो पहला वर्ड लिखा है वो क्या लिखा है? हाइपरबोले में लिखा है कि किसी चीज को एक्सैजरेटिंग, किसी चीज को जब आप अपने दोस्त की तारीफ करते हो, प्लकेट करते हो, तुम्हारी लड़ाई हो गई श्रेयान से, अब प्लकेट करने के लिए तुम तो बहुत ही सुंदर हो, गुलाब हो, और न जाने क्या क्या, एक्सैजरेट क्यों कर रहे हो? प्लकेट करने के लिए, सो दैट कि तुम्हारा जो चीज है जो तुमने इसके साथ गड़बड़ की वो मेकअप हो जाए। इसको कहते हैं प्लकेशन। करते हो कि नहीं? मेकअप करने के लिए, तो उस चीज को कहते हैं एक्सैजरेट कर रहे हो, बड़ा चढ़ा बोले है नहीं इसमें ऐसी कोई बात, लेकिन हाँ आयरनी, आयरनी में कुछ होता है क्या? सर आयरनी से स्टोरीज में होता है कि जब हम कुछ कहते हैं पर उसका उल्टा हो जाता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी की तारीफ करने की जगह हमने बुराई कर दी। सर एक तरह से सरकाज़म की तरह होता है। तो मान लीजिए किसी ने हमारी हेल्प किया, हमने उसकी बुराई।
अच्छा ऐसा, तो उस चीज को भी पोएटिक डिवाइस में काउंट कर। सर नहीं नहीं वो अलग स्टोरी है। होती है। अभी देखिए एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। सर इमेज भी अब देखो, अब जरा यहाँ देखो, अगर कोई यहाँ पर ये कह दे कि स्मॉल क्राउड, तो आप क्या कहोगे? बोलो, ये सही चीज नहीं है ना। एक तो क्राउड भी बोल रहे हो और दूसरा क्या कह रहे हो, बात ना करो, इस स्मॉल क्राउड, तो ये सर ऑक्सीमोरन, आयरन का सर इसमें दिया हुआ है फिगर का। वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। डिवाइस भी नहीं अच्छा, अगर मैं ये बात कहूँ कि ओनली चॉइस, दिस इज द ओनली चॉइस, चॉइस भी बोल रहे हो और ओनली भी बोल रहे हो, तो चॉइस कहाँ रह गई? हम कह रहे हैं दिस इज ओनली चॉइस फॉर यू, तो है विपरीत शब्द। चॉइस में तो बहुत सारी होती हैं चुनाव, ओनली चॉइस बोल दें तो हो गया विरोध। तो ऐसे कर दिया जाए ओनली चॉइस, और ऐसे अगर हम ये कह दें इट इज ऑफुली गुड, ये भयानक रूप से अच्छा तो बोलो हुआ विरोध कि नहीं? सो द थिंग इज ऑफुली गुड, तो ऑफुली गुड, ठीक है। जैसे ये कोई कहते तुम बड़े बुरे तरीके से सुंदर लग रहे हो, तो इसका मतलब है कि सुंदर से भी ऊपर, तो ये चीज हो जाएगा। ऐसा कह दिया जाए लिविंग डेड, अगर किसी के बारे में ऐसा कर दिया जाए कि एक आदमी जैसे पड़ा हुआ है पैरालिटिक में, सो दिस इज ए लिविंग डेड पर्सन, जी तो रहा है पर मरा हुए के समान है कि नहीं? और लेकिन है दोनों चीजें प्रॉपर्टी उसमें, तो क्या कहा जाएगा उसको बताओ? लिविंग डेड। प्रांतल कह रहे हैं मुर्दा जिंदा। नहीं, ऐसा नहीं, किसी के बारे में कहा जाए जिसको पैरालिटिक अटैक आ गया, तो अब ये चीज ऐसा कहा जा सर सकता ओनली तो इसके ऊपर का लिखा है स्मॉल, है। क्या? स्मॉल क्राउड। स्मॉल क्राउड, ओनली चॉइस, ऐसे। नाउ वी विल सी एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल, ठीक है। सर ऑक्सीमोरन का भी एक एग्जांपल अब सभी के दे रहे हैं, ये देखो, समझ नहीं आएगा। अब देखो ऑक्सीमो, अब हाइपरबोले, देयर इज इनफ फूड इन दिस कप बोर्ड टू फीड एंटायर आर्मी। बोलो हो गया कि नहीं? बड़ा चढ़ा बोल रहा है, इसका बोर्ड में इतना खाना है कि तुम पूरी पूरी सेना को खिला दोगे, तो है बढ़ाया चढ़ा कि नहीं? देयर इज इनफ फूड इन दिस कप बोर्ड टू फीड एंटायर आर्मी, बट दिस इज एग्जेजरेशन, इट इज नॉट ट्रू। है क्या? तो ऐसा कह देना कि then it is exaggeration. Now, इसके हम सभी के एग्जाम्पल एक एक करके अब देखते हैं, so that चीज़ें क्लियर हो जाएं। सर एक इमेज और इंजॉयमेंट भी सर। इनका भी बता देंगे, इंजॉयमेंट का इसमें दिया था लेकिन वो उतना अच्छा नहीं था, सो मैं अभी बता दूँगा। सो सिंबॉलिज्म यानी ये भी है, सिंबोलिज्म वो भी देखेंगे। क्या आप लोग सिंबोलिज्म के बारे में भी जानते हैं? ये तो जानते हैं। एक सिंबोलिज्म बताया और एक अनीशा ने क्या भी बताया था? सर वो नहीं तो वो फिगर का स्पीक अरे मेरी वही है। ओके, मैं अभी बता देता हूँ कि देखो, लेटर राइटिंग का एक मिनट, क्या क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जरूरी नहीं है बात करना, कंपलसरी नहीं है। सिंबोलिज्म, सो पोएटिक डिवाइस सिंबोलिज्म, it is literacy device, a literary device that used symbols by their words, people, marks, location or abstract idea. So now देखिए, it is used to produce an impact which is accomplished by attaching additional meaning to the action, object or name. So किसी भी चीज को to produce an impact, it is used to produce an impact. इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इट इज accomplished by attaching additional meaning. सर इम्पैक्ट में आई नहीं आता। इम्पैक्ट भी आएगा,
तो इम्पैक्ट इसमें एडिशनल मीनिंग होगी, अलाउ अ राइटर टू कन्वे समथिंग टू ऑडियंस इन ए पोएटिक वे। सो एग्जांपल देखो, सिंबॉलिक, व्हेन ए सिंबल इज यूज्ड टू सिंबॉलिक मीनिंग, दैट इज व्हेन ए सिंबल इज यूज्ड टू सिंबलाइज मीनिंग। व्हेन यू आर, आई एम लविंग यू विद माई हार्ट, तो बोलो विद माई हार्ट, क्या हार्ट लव से रिलेटेड नहीं है? तो क्या अगर हार्ट का यूज किया गया है तो क्या एक इम्पैक्ट देने के लिए नहीं दिया गया? तो बताओ वहाँ सिंबोलिज्म नहीं है, क्योंकि हार्ट इज द सिंबल ऑफ लव। तो इस तरीके से आई एम लविंग यू विद माई हार्ट, या कोर ऑफर, ऐसे he is irritating me like scratching of nails। बोलो इरिटेटिंग बोल देता तो क्या चला जाता? अब स्क्रैचिंग ऑफ नेल, नाखून खुजाने में इरिटेशन होता है नहीं? तो अगर ऐसे सिंबल दिया जाए तो सिंबोलिज्म हुआ, बोलो। और एक आपने आयरनी बताया ना सर, इमेजरी सर, ये हैं? इमेजरी इमेजरी और इमेजरी और आयरनी दोनों है, आयरनी भी है और इमेजरी भी है। सर चेक करो, आयरनी देखो, आयरनी क्या है? पोएटिक डिवाइस आयरनी। नाउ if there is a situation in which there is a contrast between expectation and reality, a situation, इसकी भी मीनिंग देखो, a situation where there is contrast in between expectation and reality। जैसे ये कह दो आधे घंटे में मैं जोधपुर चला जाऊंगा, 15 मिनट दिल्ली चला जाऊंगा, फिर 10 मिनट में बम्बई जाके फिर तुमसे बात करूंगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस मेरी रियलिटी से अलग जा रही है बात की नहीं? सो लेट अस सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल देख रहे हैं, देखो, a person stepping out in a hurricane and saying what nice weather we are having। गया है तूफान में, चक्रवाती तूफान में, बोला कितना सुंदर मौसम है आज, तो मजा आ गया। तो है, बोलो कि नहीं? एक्सपेक्टेशन, ये एक तरीके से किसी चीज का मजाक उड़ाना हुआ, वो चीज नहीं है, लेकिन ठीक है। तो या अ सेलर, सेलर हो सकता है, ये कहा जा सकता है कि अ करेक्टर, कुछ भी है, सेलर, ठीक है, वो किसी तरीके से इज फिक्स्ड इन हरिकेन, उसकी नाव डगमगा रही है, लेकिन वो कह रहा है सेइंग व्हाट नाइस वेदर वी आर हैविंग, व्हाट नाइस वेदर वी आर हैविंग। सो आपको ये पता चल रहा है कि बोलो इन दोनों में इज देयर एनी कंपैरिजन? नो। इस तरीके से जब हम कहते हैं आयरनी का मतलब है कंट्रास्ट, क्या विरोध नहीं है? क्योंकि है हरिकेन में और बोल रहा है कि नाइस वेदर, क्या कंट्रास्ट नहीं है? हरिकेन का मतलब तूफान, तूफान में फंसा हुआ है और कह रहा है कि बड़ा अच्छा मौसम है। अब तीसरी चीज क्या बताई? इमेज नहीं, जैजमेंट तो हो गया, इमेजरी। जैजमेंट तो हो गया कि उसमें बस बिना पॉज के चीजें चलती रहती हैं। सो पोएटिक डिवाइस इमेजरी, देखो अलाउज राइटर टू, ठीक है, सर ये सेंटेंस सुनना ना, और सेलर इज फेज वाला। जैसे एक तूफान में फंस गया कोई सेलर,
और वो कह रहा है कि कितना अच्छा मौसम आ गया, आज तो मजा आ गया। वहाँ तूफान मरने को है, जीने को मरने की बात आ रही है, उसकी नाव डगमगा रही है, ठीक है, और वो ऐसे बोल रहा है। सो when a writer attempt to describe something so that it appeals to our senses of smell, sight, taste, touch or hearing, then it is used as imagery. I could hear the crackling as mom dropped the beacon in the frying pan, and soon the salty greasy smell that is wafted towards me. So imagery example और देखें कि मतलब जो हमारे सेंसस को प्रभावित करे, ठीक है। It gives effect of that is autumn leaves are a blanket on the ground. Her lips tasted, her words felt like a dagger in my heart. जैसे किसी ने कुठार मार दियो, उसके वर्ड्स ऐसे थे ना, मेरे हार्ट पे कैसे थे, डैगर की तरह छुरा होता है। परशुराम जी के तो ऐसा यहाँ पर कहा गया। इमेजरी का मतलब है, इमेजरी का पहले मतलब समझो, टू अवर सेंस ऑफ स्मेल, इट अपील्स टू अवर सेंस, किसी न किसी तरीके से हमारी भावना को प्रभावित करे। तो और चीज़ देखें, माई हार्ट इज पाउंडिंग लाइक ए ड्रम, मेरा दिल बल्लियों उछल रहा था। तो पाउंडिंग लाइक ए, है ना, समझ में आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से कहा जाए। तो ऐसे यहाँ पर इमेजरी है, व्हाट इज टू टेक, फिर से देखें और थोड़ा पता चले। सो इमेजरी का मतलब है ए लिटरेसी डिवाइस दैट यूज फिगरेटिव लैंग्वेज टू डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट एक्शन। सबसे अच्छी ये डेफिनेशन है, किसी चीज को फिगरेटिव लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट एक्शंस, इस चीज को देखते हैं कि अ पोएटिक डिवाइस which use figurative language, figurative language के तहत to describe object। अब जरा देखें that is कैसे हो सकता है कि the moonlight shone over the lake and reflected in her big dark eyes. So figurative language है कि एक तरीके से आपने उसको बताया कि उसके वर्ड्स ऐसे थे जैसे कुठारा घात कर रहे हो, तो ये फिगरेटिव है कि शब्द में ऐसे कैसे, क्या वो चाकू हो सकते हैं, लेकिन एक तरीके से उसको कैसे किया गया, इमेजिन तो किया गया, लेकिन उसको फिगरेटिव बना दिया गया कि वो चाकू की तरह है कि नहीं। और इसके एग्जांपल देखें कि that is as he bit into the juicy burger a variety of spices danced upon his tongue। तो उसने जैसे ही बर्गर खाया, as he bite a juicy burger, so variety of spices has danced on her tongue। तो फिगर की तरह नहीं इस्तेमाल किया गया कि बहुत सारे मसाले नाचने लगे उसकी जीभ में, तो फिगर की तरह हुआ कि नहीं। ये अच्छा एग्जांपल है, तो फिगरेटिव लैंग्वेज की तरह इसकी है। सो एज ही टेकन अ बाइट ऑफ बर्गर, ठीक है। सो अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस हैव डांस्ड at his tongue, at his tongue। ये तो बात हो गई इमेजरी की। अब हम अपनी पिछली चीज पर आते हैं। ऑक्सीमोरल समझ में आ गया, जैसे अपोजिट समझ में आ गई बात। अब हम किस पर आएंगे, हाइपर बोले में। हाइपर बोले के बारे में हमने कुछ बताया अभी कि नहीं, कोई एग्जांपल क्या बताया था, कोई एग्जांपल सर के बढ़ाकर आके बोलना। सर वो चम्मच वाला, सर समझ आता था, लेकिन इंग्लिश में कोई है ऐसा एग्जांपल, सर मैं बताता हूँ। हाइपर बोले वो बताया नहीं था आपको कि दिस कपबोर्ड इज हैविंग सो मच राशन विच इज सफिशिएंट फॉर एन एंटायर आर्मी। दिस कपबोर्ड
कंटेन्स सो मच, बात न करें, ये उनकी आवाज है। दिस कपबोर्ड कंटेन्स सो मच राशन दैट इट इज, देखो फिर से वही आवाज आ रही है, फॉर एंटायर आर्मी। इट इज लाइक ए हाउंडिंग साउंड ना। सो इतनी बात समझ में आ गई कि जब हम क्या करते हैं कि हाइपरबोले में किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो वही चीज आ गई, बढ़ा चढ़ा के सर ट्रांसफर्ड एपिथेट, बोलो। ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक मिनट, क्या कह रही हो कनिष्का? सर ट्रांसफर्ड एपिथेट समझना है सर, वो भी कोई कौन सी? ट्रांसफर्ड एपिथेट। सर 10th की नहीं है ट्रांसफर्ड एपिथेट। सर 10th की नहीं तो है 10th के ही है सर। 10th की है, सर ट्रांसफर्ड, एक भी पोएम नहीं है नहीं आई है। चलो देख लेते हैं, जो भी हो, पूछा है तो बताएंगे। ट्रांसफर्ड एपिथेट है, अभी 10th की कहाँ पे कौन सा देख लेते हैं। सर एटलीस्ट 5 नंबर का आएगा जमा करना। अच्छा, पैराग्राफ डिस्कस ना करिए आप। पोएटिक डिवाइस ट्रांसफर्ड एपिथेट। हाँ मिल गया। Now, it is a little known but figure of speech in which a modifier qualifies a noun. So, what is transferred epithet in poetry? When an adjective usually used to describe one thing is transferred to another, किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है और लेकिन वो दूसरे पे ट्रांसफर हो जाए, दूसरे पे पहले हमने कह दिया कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, फिर मैं कहूँ अरे चांद तुम तो बड़े सुंदर हो, अरे चांद तुम तो कितने निराले हो, हम ये ट्रांसफर हो रहा है किसी पे मतलब इनडायरेक्टली क्या है? इनडायरेक्टली, क्योंकि हमने चांद को बोल दिया, अब जो भी हम चांद को कहेंगे वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो बॉल पोएम है सर। बॉल पोएम है तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। So, इसका मतलब समझो, टर्म पर नहीं आ चलो फिर भी हम वही syllabus ये देखें, when see transferred लेकिन ये तो epithet, it is not the issue whether it is coming or not, but whatever are the figure of speech that we should adhere it. Transfer epithet में क्या है? Whenever some adjective is used for some object, it is transferred to some other noun. कोई adjective किसी के लिए यूज किया गया है और वो दूसरे पे ट्रांसफर हो जाए। When an adjective used for some noun is transferred to, बात ना करें, to other noun, ठीक है? मतलब क्या कहते हैं? इतनी बात समझ में आ गई कि वो दूसरे पर ट्रांसफर हो जाए। सो सेंटेंस का एग्जांपल दे दीजिए। इसका सेंटेंस का एग्जांपल हम ले लें। सर इम्पोर्टेंट फीस का टेस्ट था। देखिए सर हाँ अरे कहीं पर सर अब चारों पोएम में से एक तक ढूंढ के ओके, मोनार्क इंक्लूड फ्रेंच किंग चार्ल्स द वर्ल्ड। एक मिनट, अच्छा अभी जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट। सर मैं बताऊँ क्या? कहीं भी है यार, मतलब राइटर नेम पर पब्लिकेशन हो जाता है। मेरा नेम मार्टिन है ना, तेरी एस्टन की नेम मार्टिन की पब्लिकेशन हो जाती है। कभी लिया देखो ऐसा है ना, ट्रांसफर एपिथेट में दो, इट वाज ए स्कैरी नाइट, बट अगर मैं कह दूं आई हैव ए ब्यूटीफुल नाइट, दैट मीन्स बिकॉज यू हैव अकम्पनीड समबडी, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग ए ब्यूटीफुल नाइट। तो ये किसी चीज़ पे ट्रांसफर हो रहा कि मेरा दिन तो आज बहुत अच्छा गया। तो दो द डे वाज वेरी वार्म
ठीक है, इट इज सनी, बट हाउ योर डे वाज, बिकॉज यू हैव गॉन मैकडोनल्ड, दैट्स व्हाई योर डे वाज सो गुड। तो इट इज ट्रांसफर्ड टू सम अदर एजेंसी, किसी तरीके से किसी चीज़ पर ट्रांसफ़र हो जाए, सीधी सी बात है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, तो अब हम आते हैं कि अलग अलग पोइट्री पर, ठीक है, पोइट्री पर जिससे इसको यूज़ कर सकें, वहीं पर देखेंगे। लगभग तो समझ लिया है कि सिमली क्या है, मेटाफर। सिमली में लाइक एज लगता है, मेटाफर में वो हट जाता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे कि ऑक्सीमोरन में अपोजिट हो जाए। हाँ बोलो, आप उधर बैठ जाओ, देखें ट्राई करने शायद सही लग में आ जाए। इधर आओ, जस्ट मेकिंग डिस्टर्बेंस। एक दो बच्चे किसी न किसी ऐसे आ जाते हैं ग्रुप में कि वो फिर ग्रुप निकालना मुश्किल हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। हर कोचिंग में होता है। ठीक है, नाउ दूसरे बच्चों को भी भुगतना पड़ता है। नाउ पोएटिक डिवाइस इन क्लास 10th पोएम्स। पहली पोएम कौन सी है? फायर एंड आइस। फायर एंड आइस ना? यस सर, फायर एंड आइस। पोएटिक डिवाइस इन फायर एंड आइस। पढ़नी एक मिनट। सर नो सर, डस्ट ऑफ स्नो। अरे भाई ये अरे पहले कौन सी है ये बोलते हैं? है तो वेरी डिस्टर्ब है। तो क्या एक ही बात है, फायर एंड आइस एंड डस्ट? नहीं सर, नो सर, अलग अलग है। अलग है। राइटर एक ही है, एक की दो है। एक चैप्टर में दो ही वो है। सो पोएटिक डिवाइस इन फायर एंड आइस, चलिए उसको भी देख लेंगे। तो गूगल पे अलग अलग दिखा देते हैं। नाउ अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं, जस्ट सी पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी है। तो सर पहली वाली लिंक खोलिए, उसमें ज़्यादा दिए हुए हैं। इसमें सर पहली वाली लिंक खोलिए, सबसे पहले। सक्सेस सीडी। हाँ सर, वो हाँ, उसके अच्छे लगते हैं। सर नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा स्क्रॉल करके आज भी मैंने देखा। थोड़ा ये आ गई। सो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो टेस्टेड ऑफ डिजायर, वर्ल्ड मीनिंग डिजायर। अब इसमें कई सारी चीज़ें वर्ल्ड मीनिंग दी गई हैं, कुछ कहते हैं कि आइस से होगा, कुछ कहते हैं फायर से होगा, लेकिन यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो चिता है वो मृत को जलाती है, लेकिन यहाँ पर जो डिज़ायर है, डिज़ायर कैन, इट हैज़ ए पोटेंशियल टू क्या कर सकती है, दैट इज़ ग्रेट एक्सटिंक्शन। ये 5वीं बार आपको मालूम है कि ये जो ह्यूमन एक्सटिंक्शन है ये 5वीं बार हो रहा है। इसके पहले जो माया सभ्यता हुई है या इसके पहले जो भी इजिप्ट में हुई है, उन्होंने वहाँ पर सब दिखा दिए हैं। इजिप्ट वाला जो भी है ना, वहाँ पर दिखाया गया है मून पे लोग चढ़े हुए हैं, सब सूट पहने, लेकिन अभी तक अब सूट बन रहा है। तो इजिप्ट में कैसे दिखाया, माया सभ्यता में ये सब दिखाया गया। तो बैक्टीरिया रह गए, आदमी मरते चले गए फिर से, लेकिन बैक्टीरिया ने फिर से जो इवोल्यूशन हुआ फिर से आदमी बना दिए, फिर सब मर गए। तो ये किसने मार डाला सारे मनुष्यों को? क्या ये उनकी डिज़ायर ने मार डाला? तो 5वीं बार अब 5th एक्सटिंक्शन पर है, मास एक्सटिंक्शन पर ह्यूमैनिटी। तो अब ये समझ लीजिए विच हैज़ डन दिस, क्योंकि डिज़ायर कि हम और जीत लें और जीत लें, यही चीज़ तो है कि एक दूसरे की टेरिटरी जीत लें। तो ये डिज़ायर क्या है, इट हैज़ ए पोटेंशियल टू कैटास्ट्रोफ, ये पूरे प्रलय का कारण, कैटास्ट्रोफ प्रलय। बार क्या चलता है?
5वीं बार अब मनुष्य पूरी तरीके से विलुप्त होने जा रहा है। 5वीं बार अभी भी अमेरिका ने ऐसा हाइड्रोजन बम बना लिया है कि वो अगर ब्लास्ट कर दे तो पूरी धरती पर प्रलय आ जाएगी और अगले 50 लाख सालों तक एक बैक्टीरिया भी नहीं पैदा होगा। अब वो खुद भी मर जाएगा, लेकिन अगले 50 लाख सालों तक एक बैक्टीरिया तक नहीं पैदा होगा। ऐसे ऐसे बम बना के लोगों ने रखे। तो आप बताइए क्या डिज़ायर ही तो है जो ये सब करा रही है। तो राइटर कहता है कि आई प्रिफर दैट इट इज़ द फायर, जिसकी वजह से लोग मरेंगे। अब आगे देखो, जब वो ऐसी बात कर रहा है तो उस चीज़ को फिर वो एक्सप्लेन करता है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस देन आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड विल सफाइस। तो पहली चीज़ है डिज़ायर, फिर दूसरी बात आइस को किससे कहा गया है? इट इज़ एक हेट्रेट से कहा गया है। तो दूसरी बार अगर मरना होगा तब फिर 2 बार धरती का विनाश होगा, तो फिर हेट्रेट से होगा। पहले आदमी इच्छा करता है ये आ जाए, फिर जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरे से घृणा करता है। तो ऐसी बात कही गई है। नाउ अब इसमें राइमिंग वर्ड्स देखो, तो ABCBCB जरा चेक तो करो यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है। सबसे ऊपर देखो भाई, यहाँ पे आप देखिए फायर आइस डिजायर फायर। तो क्या A चेक करो। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे निकालना। फायर आइस डिजायर फायर, ये राइम देखा जाता है। फायर क्या ये A मान लिया? क्या उसके बाद अलग से चीज आई तो क्या उसे B मान लिया? यस सर। तो फायर A और ये B हुआ, और फिर से क्या फायर डिजायर फिर से A पे पहुंच गए। फायर डिजायर एडमायर ये सब A माने जाएंगे, ठीक है। सो फायर आइस A। अब आगे बढ़ो, बोलो इतना समझ में आया ना? सर वापस समझना। देखो, जब भी कोई भी चीज होगी, अगर मान लो फायर आइस और इसके बाद मैन आता तो ABC आ जाता, और फिर से अगर डिजायर आता तो ABCA आ जाता। फायर आइस मैन, तो A पे जाओ फिर B पे जाओ, फिर बोलो देखो अरे अभी भी नहीं आया। फायर आइस ट्वाइस फायर, तो ABBA। समझ में है बात कि नहीं? मतलब A किसके लिए B किसके लिए? ये देखो A से तो शुरू ही करोगे। जैसे आया फायर आइस ट्वाइस और डिजायर, अगर ऐसे आ गया तो फिर क्या बोलोगे बताओ? सर ABC नहीं, क्योंकि आइस और ट्वाइस एक जैसे नहीं लग रहे हैं, और ये एक जैसे नहीं लग रहे हैं। तो ट्वाइस तो है ही नहीं। है ना हो। अब इनको समझाने के लिए कर रहे हैं, मतलब मैं इनको बताने के लिए कर रहा हूँ कि अगर ऐसे हो तो समझ में आ गया कि नहीं। जो एक जैसी लाइन है उसे एक तरह से करोगे। मान लो ऐसा आ गया फायर आइस ट्वाइस, फिर मैन फैन, और फिर डिजायर, तब क्या करोगे? ABBCCA। बोलो अब तो समझ में आ गया। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं राइमिंग स्कीम। सर सेंटेंस के आखिरी वर्ड से लेते हैं क्या? हाँ। और क्या, जहाँ पे राइट तो इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम होगी। राइटिंग अच्छी है। क्या होगा? वो कर राइटिंग ले अच्छी लेते रहती हैं। है। अच्छा अब देख लो, तो क्या इसमें फायर आइस डिजायर फायर क्या बना? A। अब और आगे बढ़ो, तो ये चीज क्या बनी? BC। क्योंकि नहीं। जो आइस था क्या वही ट्वाइस है? सर BCB तो B नहीं, अब B है, फिर हाँ सही कह रहा C है, क्योंकि हेड तो कुछ और हो गया। तो BC D। D। सर ये भी ये तो सेम होते ना। ये तो सही है। BCBD। सर BCBD BCBD सर BCBD। BCB सर D। और D A आया। सर फिर C C होगा। सब BD। फिर A का B। ग्रेड देख लो, ग्रेट हाँ और सर। फिर ग्रेट। BCB अब B क्या था? क्या ट्वाइस? आइस आइस सफाइस। तो सफाई की मीनिंग क्या होती है? खत्म हो अब जरा जाना। देखो, and is also and would suffice to say that for destruction ice is also great। and इस ये बात आप समझ लेना कि जो भारत है तो भारत के नर्क में अग्नि है, लेकिन तिब्बत के नर्क में बर्फ है। हाँ सर पता है। समझ आई बात कि नहीं?
तो वही चीज है कि आइस भी सफिशिएंट है किसी चीज को नष्ट करने के लिए, है ना। भारत की आगे भी इसलिए क्योंकि भारत में क्या है कि अग्नि तपाती है, हम ठंडे जगहों पे जाते हैं, लेकिन तिब्बत में तो हर जगह बर्फ ही बर्फ है, तो बर्फ से तंग है, तो बोला जाता है कि वो उन्हें हीट बहुत वार्म मानी जाती है। यूरोपियन कंट्रीज में वार्म को एक वेलकम माना जाता है, आग जला दी शान मानी जाती है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम है। समझ में आई बात कि नहीं? तो उनके स्वर्ग में आग है, नर्क में बर्फ है, क्योंकि वो बर्फ से तंग रहते हैं। तो और यहाँ पर क्या है, बर्फ कोई देख नहीं पाता, ये चीज़ सब कश्मीर में तो देख सकते हैं, तो वही इसीलिए तो स्वर्ग माना गया है ना। अब देखो, अभी एक मिनट, तो अब इसकी पहली तो हमने राइमिंग स्कीम देख ली, अब आगे की चीज़ देखें और क्या क्या कह रहा है। सर इसके पास बुक है, अब मैं इसकी राइमिंग स्कीम बता दूं। सो ये तो पॉलिटिक एजोनेंस देखो, क्या इसमें एजोनेंस है? रेपिटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन द सेम लाइन, द रेपिटेशन इज एट डिफरेंट प्लेस। तो वॉवेल अगर कई जगह क्या सेम आ रहा है इसमें? यस सर आ रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विद दोज, तो यहाँ रेजोनेंस ओ का आ गया। ये कहाँ पे है सेंटेंस में? कहीं ना कहीं होगा। आई होल्ड विद दोज, दो बार ओ आया है, क्या ऐसा कहीं सेंटेंस में लिखा है? जरा चेक तो करो। सो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें देखो यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये तो आई से ये आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है कि नहीं? क्या ओ नहीं आ रहा बार बार? तो इस तरीके से एजोनेंस हुआ। सर पोइट्रिक डिवाइस लास्ट लाइन से लेते हैं या फिर दूसरी से भी? पोएटिक डिवाइस हर लाइन में होती है। का मतलब सो अब देखो एजोनेंस क्या है यहाँ पे? का मतलब क्या होता है? आई ही रहा है सर। होल्ड विद दोज, सर आप ये कर पढ़ा दीजिए, ऐसा भूल ले कल है। ये देखो ये चीज हो गई। एक पॉइंट में बता दूं तो फिर उससे आपको पता चल जाए, आगे बता देंगे, ठीक है। सर इसमें राइमिंग स्कीम ए बी सी दे रखा है। एजोनेंस राइमिंग स्कीम क्या है? सर ए बी सी दे रखा है, लेकिन आपने ए बी बी तो ए बी सी लिखो ना, ए बी बी है। हाँ बोलो सीजन प्लीज, आ रहा है आपको, कोई बात नहीं। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देख लें। सर देखिए ए बी सी लिखा है। ए बी सी लिखा होगा, लेकिन अब देख लेते हैं फिर से। फिर ये क्या है? फायर आइस डिजायर फायर, तो क्या है? ए बी ए बी ए बी ए बी डिजायर को इन्होंने सी बोल दिया, हाँ सर ए बी सी लिखा है। सर ऐसा होता नहीं है, सर ए बी बी गलत है शायद। क्योंकि ऐसे तो फिर बार बार उसे फायर ही लिखना पड़ेगा, फिर तो कभी राइमिंग स्कीम बनेगी नहीं। कहेंगे जब फायर आएगा तब ये मानेंगे। बोलो ऐसी बात, ये सही है? और सर दूसरे वाले ऐसा स्टैंडर्ड नहीं। में बी सी बी तक ही लिखा है सर सर। साइड में तो ए बी बी, अब जैसे यहाँ पर हमने बता दिया ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ए बी ए बी ए, और फिर उसके आगे चलेंगे तो बी सी बी, ऐसे बी सी बी हो गया, और फिर वो रिपीट हो गया है तो बी सी बी रख दो। और लेकिन पहले क्या था? ए सी और ए, इस चीज को कंफर्म करने ए बी ए बी ए, ठीक है, पहले ए बी ए जो रिपीट हो रही है। आगे का देखो, नेक्स्ट देखिए, एजोनेंस हो गया। एजोनेंस के बाद क्या क्या? एलिट्रेशन है। साउंड के बाद कहीं कोई चीज ऐसी है जो रिपीट हो रही है। रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड एट स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। तो कंसोनेंट साउंड ऐसा है जो लगातार वर्ड में आ रहा हो, ऐसा है। कहाँ पे है? दैट इज इन फेवर फायर या वर्ल्ड विल, वर्ल्ड विल पेरिश। तो वर्ल्ड विल में डब्ल्यू पहला वर्ड जब आएगा तब एलिट्रेशन। इन सम आर इन फेवर फायर, सम फेवर फायर। तो फेवर फायर क्या है यहाँ पे? ये अनुप्रास अलंकार है, एलिट्रेशन। दैट इज फेवर फायर एंड द वर्ल्ड विल। अगला देखो, नेक्स्ट इज, हाँ ये सही तो इमेजरी किसने बताया था? सर ईशान अच्छा बताया।
Imagery is used to make readers perceive things involved in 5 senses. जो 5 सेंस हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो ये अलग अलग सेंसेस हैं, इसके बारे में अगर हम इनसे कोई चीज़ ले सकें, then some say the world will end in fire. So अब यहाँ पर इसमें इमेजरी है, कैसे है? To say that for destruction eyes is also great. तो some कुछ कहते हैं, बोलो, some say the world will destroy with fire and some say that eyes is also great for destruction. क्या ये हमारी सेंसेस नहीं फील कर रही हैं कि आइस होगी तो भी मर जाएंगे, आग होगी? वास्तव में ये स्किन के सेंसर्स हैं. Yes. ये these are stimuli for our senses. ये उद्दीपक हैं हमारी इंद्रियों के लिए. So these are stimuli because they, अगर कहीं पर आग लग गई तो इलेक्ट्रीफाइंग करंट पैदा होगी और न्यूरॉन्स होकर माइंड तक जाएगी. तो ये स्टिमुली नहीं है क्या? So some say that world will destroy with fire. Some say ice is also sufficient for destruction. Is it not our senses? तो फिर ये कौन सा हुआ? Imagery. So let us say that imagery में लिख लो. Some say, जो हमारी स्किन फील कर सके. Some say that the world will end with fire. और some say, जबकि ये दूसरे क्या कहते हैं? To say that for destruction ice is also great. अब बाकी का अपने आप बना लोगे, यस सर. क्योंकि अब थोड़ा आइडिया तो मिल गया ना. कोई क्या क्या होता है? हाँ? एनाफोर. क्या और भी है क्या? हाँ सर, एक और एनाफोरा. नाउ लेट अस सी, एक दो डिवाइस और दिए हैं. वन इज एनाफोरा. Anaphora. What is anaphora? The repetition of a word or expression at the start of 2 or more consecutive lines. So some say is repeated at the start of line 1 and 2. क्या एक ही चीज दो बार रिपीट हो गई? Some say the world will destroy with fire. Some say the world will destroy with. क्या some से दो बार आ गया क्या? If same group of words are repeated again and again. है बात कि नहीं? So if same group of word is group of words is repeated again and again. तो सब से दो बार आया और फिर some say that it is fire और it is, सही बात है. अगला देख लो, क्या यहाँ कहीं का व्यक्तिकरण भी है? पर्सोनिफिकेशन भी आ गया क्या इसमें? चेक करो. That is human quality to inanimate object. Fire and ice are capable of destruction. The poet personifies fire and ice by giving them mind and power. Fire में mind है और ice में power है to destroy anything. They have. Fire को किससे किया गया है? So इस तरीके से उनको fire it has been compared with desire. It is personified to desire. कैसे personify किया गया है? To human desire. है ना? तो fire is अदरवाइज ये कहने की जरूरत क्या है कि आग से खत्म हो जाएगी दुनिया, पानी से खत्म हो जाएगी. कभी ऐसा कहेगा तो कौन मानेगा? कहेगा वो तो हो ही जाएगी. ऐसा तो साइंटिस्ट भी कहते हैं. So वो क्यों कह रहा है? Fire is personified to human desire and ice is that is our relations are icy. हमारे रिलेशन ठंडी बर्फ की तरह हैं. We have warm relations. वो तो फर्क समझ में आया कि नहीं? यस सर. हमारे संबंध अच्छे हैं तो warm relations. बट अगर हम कहेंगे कि it is ice cold relation, यानी we are having hatred only. आपको है बात कि नहीं? Yes. तो इस तरीके से ice is personified to hatred. सर लेटर बता देते हैं.
अच्छा अब देखिए एंजॉयमेंट यहाँ कहाँ आ रहा है? एंजॉयमेंट भी आ रहा है. That is thought or clause that does not come to an end at the line break. Rather it moves to जब एक सेंटेंस के पूर्ण होने पर लाइन समाप्त ना हो अगली लाइन तक चली जाए. मतलब इस टाइम जैसे लाइन खत्म हुई लेकिन वो कंटिन्यू रहे तो उसे क्या कहते हैं? विदाउट पॉज एंजॉयमेंट कहते हैं. तो ऐसा इसमें एक सेंटेंस आया होगा जैसे फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. सो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा नहीं है, अगली लाइन तक कंटिन्यू हो रहा है. क्या अपने आप में पूर्ण है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब हुआ? फ्रॉम आई हैव टेस्टेड डिजायर I hold with those who favor fire. अगर यहाँ पर कॉमा नहीं लगा है तो इसका मतलब ये एंजॉयमेंट है. यहाँ कोई पॉज है या कॉमा है? तो यहाँ पर आई हैव टेस्टेड डिजायर आई होल्ड विद दोज, यहाँ इमीडिएटली बोलना पड़ेगा, पॉज भी नहीं दे सकते. तो यहाँ पर क्या हो गया? नो पॉज between two sentences, between two stanza. दो पदों के बीच में यहाँ पर कोई अंतर नहीं. तो इस तरीके से फायर एंड आइस के बारे में बताया गया. बाकी चीजों के बारे में हम बाद में देखेंगे. अब देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में सर उसका टेस्ट लेना था सर. एक बार लेटर टेस्ट लेना लेना था आज. डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज आप टेस्ट लेना. डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ही बारे में बताया. थोड़ा सा बता दें फिर टेस्ट ले लें. देखो पहले समझा देना थोड़ा सा. लेटर ओके. लेटर कौन से चाहिए आपको? सर सिर्फ फॉर्मल आ रहा है सर. कौन कौन सा कौन कर रहा है? फॉर्मल लेटर्स के बारे में देखो. के बारे में लेटर किसी को भी लिखा जा सकता है, एडिटर को भी लिखा जा सकता है. एडिटर किसका हो सकता है? मैगजीन का संपादक हो सकता है, न्यूज एडिटर हो सकता है, या चैनल का भी एडिटर हो सकता है. आप किसी भी एडिटर को वो एडिट करके आपकी बात को बताएगा. एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू एडिट योर सेंटेंस. जो आपने लिखा जरूरी नहीं पूरा दे, उसमें से एक पार्ट को भी दे सकता है. तो वो वैसे तो दूसरी चीज़ों का एडिटिंग करता है, बट आप कोई चीज़ को भी कर सकते हैं. नाउ लेटर टू एडिटर. आई एम हाइडिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू वर्क टुडे. तो हम लेटर टू एडिटर बता रहे हैं. नाउ शिवदास की बुक से है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है. बट दे विल कम एंड ड्रैग मी, लुक हियर दे कम. देखो आई एम हाइडिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू वर्क टुडे. हम नहीं जाना चाहते हैं काम के लिए. क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बट दे विल कम एंड ड्रैग मी. बट लेकिन वो आएंगे और मुझे पकड़ लेंगे. कौन? कोई हो सकता है कुछ गूंड्स हो, गुंडे हो. दे विल कम एंड ड्रैग मी, लुक दे हैव केम, दे हैव कम, वो आ गए हैं. सो this is a 9 years old Pyari, a child laborer who want to play not work. This documentary film titled Childhood Now touched you. Write a letter to editor of the newspaper Chronicle. Chronicle का मतलब क्या होता है? Chronological का मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल सब ये ठीक है. That is जो समय के क्रम में है, समय के क्रम में. यानी कहा जाता है नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, खेलने की थोड़ी जगह है. ठीक सर है ना, ऐसे तो नोटोरियस हो जाओ. तो अभी जैसे आपने इतनी बड़ी बात कह दी, लोगों को क्लियर कर दिया कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, कि समय के क्रम से आए, कि पहले क्या हुआ. जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स समय के क्रम में आती है तो आपसे कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ
कि पहले टीवी का आविष्कार हुआ, कि पहले ईयरफोन का हुआ, कि पहले इसका हुआ, कि उसका हुआ, तो उसको बताना है क्रोनोलॉजिकल। तो क्रॉनिकल में जो भी होता है साइंस क्रॉनिकल इस चीज़ को, उसमें यह है कि जो जो हो रहा है उसमें आपको टाइम जोन याद रखना है। तो अब आपको कोई पिक्चर अच्छी लग गई है चाइल्डहुड नाउ, उसके बारे में आपको एक न्यूज़ एडिटर को लिखना है कि पिक्चर बहुत अच्छी है। नाउ write a letter to editor of newspaper The Chronicle on how children are forced to work under inhuman conditions. So suggest some methods to eradicate this social evil. Write your letter. It should not be more than 150 words. कि कैसे एक लड़की प्यारी कह रही है कि वो आएंगे और मैं तो नहीं जाना चाहती, आई डोंट, ठीक है, आई डू नॉट वांट टू वर्क टुडे, मैं काम नहीं करना चाहती, लेकिन वो आएंगे और मुझे पकड़ लेंगे, देखो देखो वो आ रहे हैं और मुझे काम पे ले जाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। सो आप कैसे लिखोगे इस डॉक्यूमेंट्री पे? तो सबसे पहले द एडिटर, इस पे गैप नहीं होगा कोई, द क्रॉनिकल, अब उस मैगजीन का नाम, तो ये चीज कैपिटल हो जाएगी, द एडिटर द क्रॉनिकल, और फिर कोई भी सिटी होगी, मेरठ सिटी, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ एक लाइन कर गए तो 1 स्पेस दो, एक स्पेस के बाद फिर क्या होगा, दैट इज, अब जो भी सर पहले तो एड्रेस लिखते हैं ना, 30 सितंबर, ये फॉर्मल लेटर का है ये और सब फॉर्मल लेटर में है, 021 एड्रेस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यहाँ एड्रेस किया जाता है। जैसे आप बैंक के उसको लिखोगी तो अब वहाँ पर बैंक के मैनेजर को लिखोगी, क्या वो फॉर्मल लेटर है कि इनफॉर्मल? फॉर्मल। अब अपने अपने दोस्तों को कहोगे तो इनफॉर्मल, बी इनफॉर्मल, तो इस तरीके से डोंट बी फॉर्मल नहीं कहते हैं कि ये फॉर्मेलिटी छोड़ो। फॉर्मेलिटी छोड़ने का मतलब है कि अरे बैठिए आइए, ये सब फॉर्मल चीज़ें, क्या ये हम अफसर के लिए करते हैं? बैंक के मैनेजर के लिए तो किया जाता है, तो उस चीज़ के लिए हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल। तो वहाँ एड्रेस लिखती हो अपना, सर इसमें एड्रेस लिखा बोलो। हुआ है, लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर में है, तो लेटर टू एडिटर में यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए, लेटर टू एडिटर है, जैसे लेटर टू एडिटर में एड्रेस कहीं नहीं लिखा जाएगा, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा गया। हम लोग जैसे प्रिंसिपल को लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर है, जैसा एक का मेथड है वही सबका मेथड है। प्रिंसिपल को लिखते हो कि वो सेवा प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय, फिर नहीं लिखते हो सेवा में सविनय निवेदन है, वहाँ ऊपर एड्रेस लिखते हो क्या? और वो बिल्कुल फॉर्मल लेटर, उससे ज़्यादा फॉर्मल कोई नहीं ना आपके लिए। ऐसे बैंक मैनेजर को लिखते हो तो ब्रांच मैनेजर, दैट इज SA, ये AFS, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हो बोलो यही है ना फॉर्मल, इसमें कहीं एड्रेस होता है ऊपर? आप नहीं होगा। तो अभी आपको दिखा देंगे 2-3 बुक हमारे पास हैं, तो फॉर्मल लेटर की ये भी बुक देखो, दैट इज लर्नर्स इंग्लिश, इसको खोलो, इसमें फॉर्मल लेटर साथ बोलो क्या कहते हैं। सर हमारे सर एक सैम्पल पर सॉल्व करा थे, तो उसमें सर ने एक क्वेश्चन था, तो उसमें एड्रेस दिया हुआ था, मतलब कि जो क्वेश्चन में भी देते हैं ना कि यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे, तो सर ने बोला था कि अगर मतलब सब्जेक्टिव में ये आ गया तो तुम्हें लिखना होता है। अभी देख लेते हैं, अभी हम उसको नेट पे भी देख लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको देखते हैं जब बताएंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तक तो हमने जो फॉर्मल लेटर्स लिखे हैं उनके फॉर्मेट में एड्रेस तो नहीं देखा, अब लिख रहा है तो मैं देख लेता हूँ, नेट बता देगा सही से। फॉर्मल लेटर में लिखा तो हुआ है मेरे में, सर मैं एक फोटो भी फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। अब आप देखिए, Showing pictures that match. तो फॉर्मल लेटर्स को देख लेते ये तो हैं। लिखा तो नहीं था। किसी किसी में लिखा है, इस वाले में लिखा है, चेक करते हैं। सर लेटर टू एडिटर में लिखते हैं सर। सो अभी देखो यहाँ पर दिया है बिजनेस लेटर फॉर्मेट, सबके अलग अलग लेटर फॉर्मेट है। तो क्या इसी- नहीं लिंक में लिखते हैं सर। सर लेटर टू एडिटर में नहीं लिखा। अरे लिखा है सबने फाइल एक मिनट, सब बिल्कुल ऑफिशियल में लिखा हाँ, है। इसमें देखना लेटर के न्यूज़पेपर में। फॉर्मेट ऑफ लेटर टू एडिटर। अब Showing pictures that match. जस्ट इस चीज को देख लेते हैं। ये तो सेंडर्स एड्रेस लिखा है, ये बात सही बता रहे हैं, सेंडर्स एड्रेस चाहिए। सर वो ये आ गया देखो। वाले में नहीं था। सेंडर्स एड्रेस चाहिए, फिर डेट, रिसीवर्स, Designation. फिर डेजिग्नेशन, यानी ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा? सर आपकी सर ये शिवदास सीरीज वाली बुक में
भाई नहीं दिया, पहले नहीं दिया चलता, अब हो सकता है दिया जाने लगा हो, तो सेंडर्स एड्रेस, जब ये नई बुक है ना, और ये जब तो बता रहे हैं सेंडर्स एड्रेस चाहिए, ठीक है, ये ओल्ड बुक है, अब ये नई वाली है, उसमें दे रहा है तो देना होगा, है बात कि नहीं? तो सेंडर्स एड्रेस में आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो भी एड्रेस है, तो आप 10 मायापुरी दिल्ली तो डेट तो वो एडिटर के लिए है ना, है, तो वो एडिटर वाले किसी में भी, अब यहाँ पर हम देख लेना है, अभी लेटर और भी किसी के लिए भी होगा, फॉर्मल लेटर में फिर अब एड्रेस चाहिए होगा, चाहे आप फिर बिजनेस में किसी में भी कह रहे हैं, उसके अलग टाइप हो जाएंगे, लेकिन फॉर्मल में फॉर्मेट एक ही रहेगा। तो ये चीज़ हो जाएगी, रिसीवर डेजिग्नेशन हो गया, उसका एड्रेस हो गया, अब सब्जेक्ट आएगा, फिर ये डेट कहाँ आएगी? इसके ऊपर आ जाएगी, 1 स्पेस दो, और 1 स्पेस के बाद क्या आ रही बताओ? अब यहाँ चीज बदल गई है, दैट इज अब डेट हो गया कि डेट के बाद भी स्पेस है ना, एक स्पेस है, सिर्फ 1 स्पेस, इसको स्पेस कहते हैं। 29 सितंबर 2021, इतनी बात हो गई कि नहीं? अब इसके बाद जब 1 स्पेस दिया, ये 1 स्पेस है, फिर इसके बाद फिर से 1 स्पेस, स्पेस अगर देखोगे तो इस तरीके से स्पेस दिखाई जाता है, ये 1 स्पेस 2 स्पेस दिखाना है तब फिर ऐसे होगा, समझ में आई? तो एक स्पेस का मतलब एक लाइन का अंतर, फिर क्या होगा? रिसीवर डेजिग्नेशन द एडिटर, फिर कौन सा, किसका एडिटर, या क्रॉनिकल, और फिर अब वो जहाँ का भी हो तो उसका एड्रेस है क्रॉनिकल, ठीक है, न्यू दिल्ली, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप इसमें कुछ भी लिख दें कि सब्जेक्ट में कि चाइल्ड लेबर अ बर्निंग इशू ऑफ सोसाइटी, ये कह सकते हैं अ सोशल इविल, ऐसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद अब आगे क्या होगा? क्या रिस्पेक्टेड मैम और सर बोल के कुछ भी कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड। अब क्या इसमें फिर से स्पेस है सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ से ये फिर से एक क्या स्पेस दो, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन छोड़ जरूर दीजिएगा, उसी पे नंबर कटेगा, नहीं छोड़ोगे तो। न्यू दिल्ली के बाद एक लाइन छोड़ी जाएगी, अब बोलो यहाँ पे एक लाइन छोड़ी जाएगी, यहाँ पे एक लाइन छोड़ी जाएगी, और अब जब ये लिख लोगे तो अब फिर से क्या एक लाइन छोड़ी जाएगी, जरा चेक करो। यस सर। तो इसके बाद जब आपने ये कर दिया तो उसमें कह रहा है कि यहाँ फिर से छोड़ी गई है, इस सब्जेक्ट के बाद एक स्पेस है, यहाँ पर भी एक स्पेस है, एक लाइन छोड़ी गई, और फिर उसके बाद आएगा सर या मैम, कुछ भी आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये फिर अब बाकी जो बॉडी ऑफ लेटर है, यानी आप उसमें जो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हाउएवर हियर सर के बाद बॉडी ऑफ लेटर है, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक लाइन छोड़ी है, जस्ट लेट मी सी, बट इट हैज बीन, यहाँ पर भी एक आपको लाइन छोड़ी, यहाँ पर। फिर इसके बाद बॉडी ऑफ लेटर आ जाएगा, जो भी चीज़ आपको लिखनी है, जब पूरी बात खत्म हो जाएगी Your sincerity, your truth. फिर यहाँ पर फिर से एक लाइन छोड़ी जाएगी, एक लाइन छोड़ दीजिए, सर फिर सब्सक्रिप्शन, फिर उसके बाद क्या रहेगा? Closing. योर सिंसियरली, योर सिंसियरली, ठीक है, ओके। सेंडर्स नेम, अब इसमें क्या है? सेंडर्स नेम, अपना नाम लिख दीजिए, जैसे कि कुणाल गोस्वामी, गोस्वामी हो, गोस्वामी, सेंडर्स नेम हो गया। सेंडर्स डेजिग्नेशन, दैट इज स्टूडेंट, ठीक है, Optional है। ऑप्शनल है, हाँ। ऑप्शनल है तो ऑप्शनल कर देना, तो सेंडर्स डेजिग्नेशन में ऑप्शनल कर दो, ये नहीं भी लिख सकते। सर इसके ऊपर सर चूसना आंसर कैसा ऑप्शन से होगा? नीचे
समझ में आई बात कि नहीं? तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर 5 मार्क का है, 4 मार्क का, तो स्पेसिंग आपकी देखी जाएगी। और फॉर्मेट इस बॉडी के 2 नंबर हैं, दो सेटिंग का। भाई आप ये देखिए ना, अगर आपने सब चीज़ें सही सही लिख दी हैं और यहाँ पे जो गलती की है इसमें 2 ही नंबर कटेंगे आपके। 2 नंबर में भी अगर आपने सही सही लिख दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो 1 नंबर पा जाओ। ग्रामर में 1 नंबर मैटर पे कट सकता है। 3 नंबर फिर भी आपके हाथ में है। ये मत सोचो कि हम पढ़ लें लेटर, ये सोचो फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट अगर पता है 3 नंबर लेके आओ, लेटर नहीं देखेगा कोई। आप चीज़ क्या है, स्पेसिंग क्या ठीक ठीक दी गई है? यस सर। वो देखो, कुछ तो लिख ही दोगे, नहीं तो जो लिखा है उसी पे ही सोशल लेवल इट इज दिस कुछ भी लिख दोगे, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। क्योंकि हर एक के विचार अलग अलग। ये ना सोचो कि बहुत अच्छा लिख के आए, क्योंकि सबके विचार नहीं है, मेरे विचार हैं। इट इज़ माई इंडिविजुअल आइडिया एंड आई एम एक्सप्रेसिंग इट थ्रू मैगजीन। हम क्यों अच्छा लिखें, हम बहुत सिंपल लिखेंगे। लेकिन अगर आपकी उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो वो लेटर लीगल है। टीचर को सिर्फ ग्रामर में मार्क्स काटने का अधिकार लेटर में, और कहीं नहीं है। लेटर तो कोई कैसे भी लिख सकता है। सर बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर होते हैं तो उसमें ग्रामर के नंबर कटते हैं। ग्रामर के ही मार्क्स कटते हैं आपके, जितने भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं आपके मार्क्स वहीं कटेंगे जहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक। इंग्लिश में यही चीज़ समझ में आ गई बात? ओके, तो दिस इज लेटर टू। हाँ बोलो। MCQ सर इसके ऊपर ऐसे पूछते हैं कि सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, फिर आप उनको क्या सर, कंटेंट बताओगे और आपकी प्रॉब्लम सर पर ये तो सबका अलग अलग व्यू होता है। सर डेट के ऊपर क्या आता है, एड्रेस आता है, कंटेंट में क्या ऐसे पूछ सकते हैं कि डेट के ऊपर क्या आता है। वो सब पूछ सकते हैं, तो यही आपके पास फॉर्म है। समझ में आ गई बात? तो हम फॉर्मेट का भी फोटो आपके पास भेज देंगे और इतना ही रखिए आप। सर थोड़े बहुत ट्यूशन भी भेज देना सर, किस टाइप से आते हैं? ये किसी ने हमारे पास सैंपल पेपर भेजा है, वो MCQ भेज दी। किसने भेजा? आपने भेजा ना, तो वो MCQ ही बेस्ड है। तो उस चीज़ को देखो। सर मैंने एक इंग्लिश का भी भेजा था, बुकलेट इंग्लिश का बुकलेट भेजा है, MCQ बेस्ड। यस सर। सर हमारे कैलकुलेशन से बन गया है। तो ठीक है, उसको हम आप लोगों को दे देंगे। सर 400 पेज का है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितने भी पेज का होगा। थैंक यू। वेलकम बेटा, थैंक यू वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। एक्स्ट्रा क्लास लेनी है पर अच्छा, हमारा स्टार्ट होने वाला है। मैथ, अच्छा मैथ का है ना? नहीं नहीं, ये बात सही है। तो अब ये कल तो आपकी इंग्लिश का होगा ना स्कूल? नहीं, हमारा तो एग्जाम नहीं है, 18 से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, तो 18 से शुरू होना। अभी 2-3 दिन हमारी शिफ्टिंग चल रही है घर की, तो हम उसके बाद से आपके एक्स्ट्रा क्लास हैं। फीस आप हो सके तो जमा कर दें। सर मम्मी बोल रही थी कि 15,000 हो जाएगी तो हम जमा करवा देंगे इंस्टॉल। मतलब फीस अगर 20 से 15 है, 17 फीस का कंसेशन नहीं हमारी, तो ये छोड़ने की आपके जो इधर पढ़े ना इसका आप कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले लो तो आना एक्स्ट्रा क्लास नहीं, यही फीस है। ये हम बात करेंगे, तो आप चाहेंगे 1-2 दिन में ये जमा कर दो, नहीं तो फिर अगर मान लो फीस का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर और कहेंगे फीस का तो कंसेशन, क्योंकि हमारा खर्च बहुत बढ़ जाता है। हम सोचते नहीं है फिर बच्चों को सोचते, आप हमें फीस दोगे ना तो मेरा 12-13 तो आप ही आपको गिफ्ट देने में, बुकलेट देने में, नोट्स देने में। और ये 10th है, हम तो 9th का भी फीस 10th पे ही लगा देते हैं। तो हमें क्या फ़ायदा होगा अगर हम 15 लें और 13-14 आप ही पे लगा दें, तो हमारा क्या फ़ायदा? AC का ही खर्च कितना आ जाता है 7-8। तो सब यहीं से निकालना। थोड़े तो बच्चे हैं। सर वो उसका भी हमने बताया कि टेस्ट का कब आएगा? टेस्ट का रिजल्ट इसी वजह से हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे शिफ्टिंग की वजह से। सर एक भी नहीं होती सेट। एक ही तो टेस्ट दिया है, और कितनी नहीं मतलब उसमें से एक भी बच्चे की शीट कितनी क्या? चेक कर देंगे, आज कल में कर देंगे। सर आज कर देना। आपको जो भी आपकी दिक्कत है, ऐसा मत सोचो पूरी जिम्मेदारी लेंगे, पैसे का मत कराओ, आउट ऑफ वे भी पढ़ाएंगे, ठीक समझे ना? ऐसा कोई करता नहीं है। सुबह का हमारा समय खाली है, तो पैसे नहीं कम कराने तो मेरे मन में भी जाएगा। आप हमें क्या दे सकते हो? पैसे ही तो दे सकते हो। हम आपको फिर जो भी आपकी चाहिए चीज ज्ञान चाहिए नहीं दे सकते।
वैसे नॉर्मली से वो कंफ्यूजन आता है। ओके हिमांशु।